Hello friends, welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend Yotish Guru Sri Indrajit. दोस्तों, आज हम एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। भावार्थ रत्नाकर ज्योतिष का एक बहुत ही मूल्यवान ग्रंथ है, ए वेरी इम्पोर्टेंट बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी, भावार्थ रत्नाकर। उस बुक में एक सूत्र दिया गया है, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। यद भाव कारक लग्नादुव्याय तिष्ठति चेद यदि तस्य भावस्य सर्वस्य भाग्ययोग उदीरित। यद भाव कारक लग्नादुव्याय तिष्ठति, जिस भाव का कारक लग्न से व्याय भाव में तिष्ठति यानी बैठ जाता है, मतलब वही है किसी एक भाव का कारक प्लैनेट अगर लग्न से 12th हाउस में बैठ जाए तो उस प्लैनेट का जो कारकत्व है, जो उसका सिग्निफिकेशन है, उसका इंप्रूवमेंट होता है, बढ़ोतरी होता है। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि द्वादश भाव यानी 12th हाउस व्यय भाव है, खर्चे का है, एक्सपेंडिचर का है, प्रॉब्लम्स मुश्किलें का है। लेकिन उसमें अगर कोई एक प्लैनेट बैठ जाए और वो प्लैनेट कुछ चीज़ को जो रिप्रेजेंट करता है उसका कारकत्व में डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए किसी का रवि यानी सन 12th हाउस में बैठा है, तो दैट पर्सन विल बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग फादर। सन रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, रूलिंग पावर, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि सन अगर 12th हाउस में है तो वो पर्सन विल बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग गवर्नमेंट फेवर। ये कितना सही है, ये रूलिंग कितना सही है, आज हम इस एग्जाम्पल चार्ट से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जो रूलिंग्स एस्ट्रोलॉजी के बुक्स में एक्चुअली में दिए जाते हैं उसको इन टोटो सिस्टम में नहीं लिया जाता है, मतलब जो वहाँ पे कहा जाता है उसको लिटरली आप नहीं ले सकते। उसमें बहुत कुछ बाइफर्केशंस होते हैं, वो कितना हकीकत में सही है या गलत है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम लोगों को पता चलता है। ये एक एग्जाम्पल चार्ट है, आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को कुछ कारकत्व के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अभी मैंने कहा कि सन अगर 12th हाउस में है तो पर्सन विल बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट फेवर, द रूलिंग पावर एंड द फादर, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स ऑल दीज थिंग्स। अगर मून यानी चंद्रमा द्वादश भाव में 12th हाउस में बैठा है तो पर्सन विल बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग मदर, बिकॉज मून रिप्रेजेंट्स मदर एंड ऑल्सो मून रिप्रेजेंट्स पब्लिक सपोर्ट, जनता को रिप्रेजेंट करता है, तो जनता से उसको सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी अगर चंद्रमा 12th हाउस में बैठा है लग्न से। नेक्स्ट, अगर मंगल बैठा है, मंगल रिप्रेजेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो 12th हाउस में मंगल है तो द पर्सन विल बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नेक्स्ट, अगर बुध बैठा है, बुध क्या रिप्रेजेंट करता है, बुध कुछ प्रोफेशनल एस्पेक्ट और एडुकेशन रिप्रेजेंट करता है, तो अगर बुध 12th हाउस में बैठा है द पर्सन विल बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग एडुकेशन, हायर एडुकेशन, नॉलेज एंड ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ प्रोफेशन। नेक्स्ट, अगर जुपिटर बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा है, जुपिटर का कारकत्व क्या है, वेल्थ, इनकम, मनी एंड ऑल्सो स्टेटस एंड पोजिशन, एंड ऑल्सो जुपिटर रिप्रेजेंट्स आपके संतान, चिल्ड्रन, तो person will be fortunate regarding all such matters. Person will be wealthy, having good children. Also, at the same time, शनि अगर आपके द्वादश भाव में बैठ जाए तो इसमें कहा गया है if Saturn is in 12th house, it increases enemy, debts and problems. आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके एनिमी बढ़ेंगे और आपके डेब्ट्स, आपके ऋण भी बढ़ेंगे, क्योंकि शनि इन सबको दर्शाता है। एट द सेम टाइम शनि आपका प्रोफेशन भी दर्शाता है, तो दैट मीन्स योर प्रोफेशन विल ऑल्सो बी इम्प्रूव्ड, गुड क्वालिटी प्रोफेशन आपको मिलेगा, लेकिन सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन में आपको हेल्प मिलेगा। अगर राहु आपके 12th हाउस में है तो दैट मीन्स यू आर फॉर्चुनेट रिगार्डिंग फॉरेन कनेक्शन, आपको कहीं दूर देश से आपको सहायता मिलेगी, आपका इनकम जनरेट होगा, आप बाहर जाने की आपको मौका मिलेगा, एटसेट्रा। एंड एट द सेम टाइम केतु इन द 12th हाउस गिव्स इंप्रूवमेंट इन द स्पिरिचुअल मैटर्स।
ये भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है दोस्तों। हर एक प्लैनेट का अपना जो कारकत्व है, उसका जो सिग्निफिकेशन है, वो 12th हाउस में जाके इम्प्रूव्ड हो जाता है। लेकिन ये हकीकत में कितना सही है, इस एग्जाम्पल चार्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस चार्ट को देखिए, ये एक मेल चार्ट है, ये मकर लग्न का चार्ट है, एसेंडेंट इज कैप्रिकॉर्न, ये मकर है, मकर कुंभ, ये मीन राशि, ये मेष वृषभ, ऐसे जा रहा है। राहु वृषभ राशि में है, चंद्रमा लियो साइन में, सिंह राशि में 8th हाउस में है, मंगल कन्या राशि में है, सैटर्न और वेनस तुला राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, सन मरकरी एंड जुपिटर, बृहस्पति रवि और बुध तीनों धनु राशि में द्वादश भाव में बैठा है। मरकरी रेट्रोगेट है, बकरी है। अब इस चार्ट में देखिए, लग्न मकर है तो द्वादश भाव सजिटेरियस यानी धनु है, और वहां पे बुध बैठा है बकरी होके, साथ में रवि और बृहस्पति भी बैठे हैं। एक बात यहां पे बता दें, इसका द्वादश भाव 16 डिग्री में है, 16 डिग्री में है द्वादश भाव, और बृहस्पति यहाँ पे 0 डिग्री में है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो जुपिटर द्वादश भाव को टच नहीं किया है। तो आप ये मान के चलिए कि सन और बुध दोनों द्वादश भाव में बैठे हैं, ये मान के चलते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली भावार्थ रत्नाकर में कहा गया है कि 12th हाउस में उसको टच करना है, यानी 12th हाउस में बैठना है। तो उस हिसाब से सन जो कि 12th हाउस में, तो ये जो पर्सन का चार्ट है, दिस पर्सन शुड गेट गवर्नमेंट फेवर, दिस पर्सन शुड एक्वायर सम रूलिंग कैपेसिटी और सोसाइटी में पोजीशन, रुतबा, क्योंकि सन ये सब रिप्रेजेंट करता है, सम्मान, आपका पोजीशन, पावर, एंड फादर, दिस पर्सन शुड बी फॉर्चुनेट रिगार्डिंग फादर, फादर से हेल्प मिलेगा या फादर का कुछ ए पावरफुल फादर मिलेगा जिससे हेल्प मिले, ऐसा कुछ। बुध बकरी होके यहाँ पे बैठा है, तो बकरी तो उसका अलग मीनिंग है, लेकिन 12th हाउस में बुध है, तो एडुकेशन भी इसका बहुत अच्छा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ भावार्थ रत्नाकर। लेकिन हकीकत क्या है, इसका एडुकेशन तो अच्छा है ही नहीं, उल्टा इसके एडुकेशन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें इसको उठानी पड़ी है, और कम से कम 7 से 8 साल इसका एडुकेशन सेक्टर में लॉस हुआ है, ईयर लॉस जिसको कहा जाता है, गैप जिसको कहा जाता है। इतना मुश्किलें इसको क्यों उठाना पड़ा, और इतना कुछ करने के बाद भी, इतना सारा मुश्किलें उठाने के बाद भी इसका एडुकेशन इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हो पाए। और इसका फादर ऐसा कुछ खास पावरफुल आदमी भी नहीं था जहाँ से इसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, और सोसाइटी में इस आदमी का कोई बहुत बड़ा पोजीशन या स्टेटस भी नहीं है। तो अब हम क्या करें, भावार्थ रत्नाकर में जो रूल दिया गया है, क्या वो गलत है? यही बात आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, कोई प्रश्न है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए, जो भी चीज़ बताया जाता है रूल के हिसाब से, उसमें कुछ ना कुछ फेरबदल, जो कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में लिख दिया गया है, ये वो लोग समझ ही जाते हैं कि ये कॉमन अंडरस्टूड है कि आप उस बेसिक प्रिंसिपल को अच्छी तरह से समझते हैं। उसको समझने के बाद आप कोई रूल को अप्लाई करते हैं। भावार्थ रत्नाकर में गलत नहीं दिया गया है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए, जो भी प्लैनेट आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देगा, कुछ कारकत्व में बढ़ोतरी देगा, उस प्लैनेट को अच्छे स्थिति में होना चाहिए। उसको मैलिफिक प्लैनेट यानी पाप जो ग्रह होते हैं उसके साथ रिलेशन कम होने चाहिए, वो नीच का नहीं होना चाहिए, वो बकरी नहीं होना चाहिए, वो कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और ऐसा कोई नक्षत्र में भी नहीं होना चाहिए जो कि खराब हो। ये सारे कंडीशन हमेशा लागू होते हैं दोस्तों, तब जाके उसके कारकत्व में डेवलपमेंट होगा। और ऐसा नहीं कि उस प्लैनेट का जो सारे कारकत्व है सब इम्प्रूव हो जाएंगे 12th हाउस में जाते ही। बृहस्पति आपको हायर एजुकेशन, आपका इनकम, आपका चिल्ड्रन, आपके पोजीशन, आपके स्टेटस, आपका मनी पावर, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। इतना कुछ कारकत्व है बृहस्पति का। लेकिन किसी एक आदमी का अगर बृहस्पति द्वादश भाव में बैठा है
इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका ये सारा कारकत्व इंप्रूव्ड हो जाएगा, उसको अच्छा चिल्ड्रन भी मिल जाएगा, उसको अच्छा इनकम भी हो जाएगा, उसका मनी पावर भी बहुत मिल जाएगा, उसका स्टेटस और सोसाइटी में पोजीशन भी बहुत अच्छा होगा। सब कुछ एक साथ कैसे हो सकता है? 2-3 कारकत्व का ही इंप्रूवमेंट होता है, सब कुछ नहीं होता है। सब कुछ अगर एक साथ दे दिया तो आदमी तो गया। ये तो कॉमन सेंस है, भगवान सब कुछ एक साथ नहीं दे सकता। तो अब इस आदमी को ना तो एडुकेशन दिया ठीक ठाक, ना इसका फादर कुछ अच्छा खास स्थिति में है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, बुध 12th हाउस में बैठा है बृहस्पति के घर में, तो बुध एनिमी साइन में, शत्रु के घर में है। उल्टा बुध बकरी है द्वादश भाव में, यानी द्वादश भाव में जो भी प्लेनेट बकरी होता है उसका चाल उल्टा पड़ जाता है, यानी जो रिजल्ट उसको देना चाहिए उससे उल्टा देता है। बुध 12th हाउस में एडुकेशन इंप्रूव्ड ना करके उसको डाउन कर दिया है। बुध किसके साथ है? रवि के साथ। अब रवि कौन है? लग्नपति को देखिए, लग्नपति शनि है, मकर लग्न है। लग्नपति के रिस्पेक्ट में शनि लग्नपति है, और शनि के रिस्पेक्ट में रवि कौन है? अष्टम भाव का स्वामी है, 8th हाउस का लॉर्ड है। तो बुध अष्टम पति के साथ बैठा है। अष्टम पति का द्वादश भाव में स्थिति खराब नहीं है, लेकिन बुध के लिए ठीक नहीं है। बुध अष्टम पति के साथ बैठा है, बकरी है, और बृहस्पति के घर में बैठा है। साथ में बृहस्पति भी है लेकिन 0 डिग्री में है। बृहस्पति के घर में बैठा है, शत्रु के घर में बैठा है, बकरी है, और अष्टम भाव के स्वामी के साथ है। और देखिए बुध पर क्या असर है। शनि यहाँ पे तुला राशि में बैठा है। शनि अपने थर्ड एस्पेक्ट, तीसरे दृष्टि से, 1 2 3 तीसरे दृष्टि से इन तीनों प्लैनेट को देख रहा है, बुध को भी देख रहा है। शनि चाहे कोई भी घर का अधिपति हो, जैसे शनि यहाँ पे लग्नपति हो, फिर भी शनि का दृष्टि, पाप ग्रह का जो दृष्टि, जो एस्पेक्ट होता है वो हमेशा खराबी होता है। तो शनि का दृष्टि बुध पर है, बुध पीड़ित है। दूसरा, बुध को मंगल भी देख रहा है। मंगल कौन है? बुध का शत्रु। एनिमी ऑफ मरकरी इज मार्स। मार्स अपने चौथे एस्पेक्ट से बुध को देख रहा है। मार्स यहाँ पे कन्या राशि में बैठा है, 1 2 3 4। तो चौथे एस्पेक्ट से मंगल भी बुध को देख रहा है। तो बुध की स्थिति देखो, बुध की स्थिति इतनी खराब है, तो बुध कैसे द्वादश भाव में बैठ के अपना कारकत्व को इंप्रूव करेगा? तो भावार्थ रत्नाकर गलत नहीं है, वहां पे सूत्र को अपने तरीके से दिया गया है और ये समझ लिया गया है कि आप बेसिक प्रिंसिपल जानते हैं। यानी किसी एक आदमी का द्वादश भाव में प्लैनेट होने के चलते उस प्लैनेट के जो भी सिग्निफिकेशन है वो इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको उस प्लैनेट को अच्छी तरीके से देखना है, समझना है, तब जाके पता चलेगा कि वो कितना अच्छी स्थिति में है। हम आशा रखते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। आपको कोई प्रश्न है तो आप लोग जरूर प्रश्न कर सकते हैं। आप लोगों को दूसरा एक चार्ट दिखाते हैं दोस्तों। इस चार्ट में देखिए, मीन लग्न का चार्ट है। लग्न में राहु और जुपिटर है। और लग्न से पहले घर, मीन लग्न है तो लग्न से पहले घर यानी द्वादश भाव में, 12th हाउस में, कुंभ राशि में मून बैठा है और सन भी बैठा है। ये सब हटा देते हैं। तो द्वादश भाव में मून और सन बैठा है। इस चार्ट में जो पाप ग्रह है वो बता देते हैं। केतु यहीं पे है कन्या राशि में, राहु आपके लग्न में बैठा है मीन राशि में, शनि यहाँ पे बैठा है और मंगल बैठा है इस हाउस में। बाकी जो प्लैनेट है मैंने उतना दिखाया नहीं। सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। अब इस चार्ट में देखिए, ये उसका लग्न है, मीन लग्न है। लग्न से 12th हाउस में
ये द्वादश भाव है। सन और मून दोनों ही एक्चुअली एग्जैक्टली अपने डिग्री वाइज 12th हाउस में बैठा ही है। सन और मून कोई मैलिफिक प्लैनेट से कनेक्शन नहीं है। हाँ, शनि के घर में रवि का बैठना ठीक नहीं है, फिर भी बैठा है। और चंद्रमा भी बैठा है शनि के घर में, वो भी उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी, वैसे ये शनि का घर है, शत्रु का ही घर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी मैलिफिक प्लैनेट पाप ग्रह का सन और मून पे दृष्टि नहीं है। तो उतना बढ़ चढ़ के रिजल्ट नहीं भी दिया है, फिर भी दिया है। इस आदमी को फादरली हेल्प भी मिला है और इसका फादर एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। काफ़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इस आदमी को अपने फादर से मिला है और मदर से भी मिला है। काफ़ी अच्छा, बहुत बड़ा नहीं लेकिन अच्छा मिला है, खराब नहीं कह सकते हैं। तो उस रिस्पेक्ट में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, फादरली हेल्प, मदरली हेल्प अगर कहे तो इसका सन और मून दोनों एक साथ 12th हाउस में बैठ के आपने जो कारकत्व है, अपना जो सिग्निफिकेशन है, उसका इम्प्रूवमेंट किया है। अगर यही स्थिति शनि के घर में ना होके कुछ और अच्छा घर में हो जाता और कोई मैलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस भी नहीं है तो ये और भी बड़ा होता। उसका फादर या मदर और भी कुछ अच्छी स्थिति में होते और उसको फादर और मदर से और भी ज़्यादा हेल्प या मदद ऐसा कुछ मिलता। तो दिस पर्सन इज एक्चुअली फॉर्चुनेट रिगार्डिंग फादर एंड मदर, फादरली हेल्प, मदरली हेल्प। तो भावार्थ रत्नाकर गलत नहीं है। आप लोगों को समझना है द्वादश भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो किस स्थिति में है, किस तरीके में है, उसमें मैलिफिक इन्फ्लुएंस है या बेनिफिक इन्फ्लुएंस है, शुभ प्लैनेट का एस्पेक्ट है या खराब प्लैनेट का एस्पेक्ट है, और किस नक्षत्र में है, अपने शत्रु के घर में है या नहीं, वो बकरी है या नहीं, नीच स्थान में बैठा है या नहीं, इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है। और एक बात बता दें प्लैनेट आप लोगों के जानकारी के लिए, द्वादश भाव में जो प्लैनेट बैठा है वो द्वादशपति नहीं होना चाहिए। द्वादश भाव में मान लीजिए जो प्लैनेट बैठा है वो द्वादश भाव का ही स्वामी है। जैसे मान लीजिए रवि द्वादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में बैठा है। वैसे तो इसका मीनिंग कुछ और होता है, ये भी खराब नहीं है, लेकिन इसको भावार्थ रत्नाकर के नियम के साथ जोड़ा नहीं जा सकता। द्वादश भाव में जो प्लैनेट है वो द्वादशपति नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसका कारकत्व ऐसे इंप्रूव्ड नहीं करेगा। तो मैंने इस सूत्र को, भावार्थ रत्नाकर के इस सूत्र को समझाने की कोशिश की दोनों एग्जाम्पल चार्ट के जरिए। आशा रखते हैं कि आप लोगों को समझ में आया भी है और अच्छा भी लगा है। तो अच्छा अगर लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। अगर समझने में कोई दिक्कत है, कोई प्रश्न है, तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। आप लोगों को किसी प्रकार की प्रश्न है या कंसल्टेशंस चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी में, जो वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आशा रखते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा आप लोगों को। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।